सिंगल बोल रही दिव्या हूँ। जी, आप शुरू मैं हुई है दिव्या रिकॉर्डिंग। सिंगल बोल रही हूँ। अच्छा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिव्या सिंगल बोल रही हूँ। मैं सर से पिछले 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। सर प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य बहुत सारी चिकित्साओं में शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा के कारण मैंने उनसे बहुत सारी क्लासेस ली है। तो उस शिक्षा के कारण मैंने अपने दिनचर्या में परिवर्तित किया, खान पीन में परिवर्तित किया, सर से ईएच की रेमेडीज ली और मैंने एक्सरसाइज की, अपने डेली रूटीन में परिवर्तित किया। और सर ज्योतिष भी पढ़ाते हैं तो उन्होंने ज्योतिष के जो उपाय बताए उन उपाय से भी पूजा पाठ में भी परिवर्तन किया। जैसे तो मेरे को ओवरऑल उनको फॉलो करते हुए 7 साल हो गए हैं। तो मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में, मेरी मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आए। जैसे कि मेरे को पहले मेरा शरीर थोड़ा हैवी था, हिप्स एरिया हैवी था और मेरे को मेरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी की अधिकता थी। तो उस वजह से बहुत रोग शरीर में हो गए थे, यूरिन की प्रॉब्लम, स्टूल की प्रॉब्लम। पर सर को फॉलो करने से वो एकदम से ठीक नहीं होते, धीरे धीरे आपको परिवर्तन आते रहते हैं और आप उसको फील करना है आपको, तो आप उसको देख पाएंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसके फलस्वरूप मेरी हिप एरिया कम हुआ और मेरा वजन भी कम हुआ और मेरी बॉडी 7 साल बैक चली गई। यानी कि मैं अपने आप को फिजिकली, जैसे मेरी एज 45 ईयर्स है तो मैं अपने आप को 35 ईयर्स की महसूस करती हूँ। तो उससे मुझे मेरी एनर्जी वैल्यू बहुत बढ़ गई और मुझे मतलब होश, जैसे हम डेली के काम में सोए सोए से फील करते हैं, टूटा टूटा सा बदन होता है, तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जेटिक फील होता है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर की कि उन्होंने मुझे समय समय पर वो मुझे मार्ग दिखाते हैं और गाइड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू दिव्या जी। अ, रमेश जी, आपने मेडिसिन का यूज किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी सर, नमस्ते सर। उसके काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं 2 ही मेडिसिन मतलब मूलव्याध और किडनी स्टोन के लिए यूज किया, 4-5 पेशेंट को, तो ठीक हो गए सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू। अ, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अब जो जुड़ेंगे जुड़ते रहेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं नेचुरोपैथ हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एमडी हूँ। इसके अलावा ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे रिसर्च में कुछ नया बनाने में, नया खोजने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और मैं जो पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी है, चाहे मेरा पेशेंट है, चाहे मेरे स्टूडेंट है, वो खुद आगे बढ़कर हिस्सा ले, तभी वो उस चीज को अच्छे से समझ सकता है, सीख सकता है। अगर आप सिर्फ मुझे सुनेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। पर आप अगर उसको फॉलो करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि नेचर का जो लॉ है वो सबके लिए एक समान है। वो मेरे लिए विशेष या आपके लिए विशेष नहीं है, वो सबके लिए एक समान कार्य करता है। तो मैं जो काम करता हूँ वो नेचर के लॉ पे काम करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये आता है, क्योंकि हम चिकित्सा से जुड़ी हुई बातें करने वाले हैं अगले 9 दिन तक। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आप लोग चिकित्सा से क्या समझते हैं, चिकित्सा का मूल अर्थ क्या है? अब यहाँ पे हम बोले तो कोई कहेगा डायग्नोस, कोई कहेगा उपचार करना, कोई कहेगा शरीर की जरूरतों को पूरा करना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन उसका बेसिक अर्थ जो बनता है वो ये बनता है कि हम शरीर की आवश्यकताओं को पहचाने, उसकी जरूरतों को जाने और उनको पूरा करने के लिए जो भी उचित कर्म है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करें। ऐसा करने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो व्यवस्थित हो जाती है और हमारे शरीर में जो
रोगों के लक्षण हैं, रोगों की कंडीशंस जो नजर आ रही हैं या जो भी बीमारियां हमें लगी हुई हैं वो ठीक होने लगती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि शरीर की ऊर्जा कितने प्रकार की है, नॉर्मली अगर मैं इसे मेडिकल टर्म में बात करूं तो शरीर की जो पोटेंसी होती है, जिसे हम बहुत सारे वेरिएशंस में बांट देते हैं, वो मूल दो प्रकार की होती है। या तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है या हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो हमारे शरीर में गर्मी से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। अब गर्मी क्या करती है, आपने देखा होगा जब गर्मी ज्यादा लगती है तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में गर्मी बढ़ेगी उसे नींद कम आएगी, भूख ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा कर सकता है, आलस कम होगा उसके अंदर, हाइपरनेस ज्यादा होगी, एक्टिवनेस ज्यादा होगी। इस तरीके का उसका ना केवल ब्रेन पैटर्न होगा, उसके काम करने की प्रकृति होगी, बल्कि उसके शरीर की फंक्शनिंग भी उसी हिसाब से काम कर रही होगी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे रूप में देखें तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई गर्मी का अभाव है, क्योंकि ठंडा पड़ने का मतलब तो ये हो गया कि भाई अब ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो बिल्कुल खत्म तो कोई नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है कि शरीर में गर्मी का अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, काम में मन नहीं करता, आलस बना रहता है, भूख कम लगती है, मेहनत करते करते ही थकान होनी महसूस हो जाती है, मन में उदासी आ जाती है। तो हम सारे लोग इन्हीं दो अवस्थाओं में झूलते रहते हैं। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम एनर्जेटिक होते हैं, और जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है हमारी जो एनर्जी है वो लेथार्जिकनेस में बदलती चली जाती है। तो यदि हम इस बात को समझ लें कि ऊर्जा किस प्रकार से काम कर रही है, और हम ऊर्जा को समझकर उसके विपरीत कार्य करने लगे, तो हम उस ऊर्जा को व्यवस्थित रख सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम एग्रेसिवनेस होती है, तो उस एग्रेसिवनेस को हम अपने काम में खर्च करें, पॉजिटिव वर्कआउट में। उसमें एक्सरसाइज भी हो सकती है, प्राणायाम भी हो सकते हैं, आपके डेली रूटीन के काम भी हो सकते हैं, आपका ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है। जब काम करने के दौरान आपकी ऊर्जा का क्षय होगा, आपको थकान महसूस होगी। अब उस थकान को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर मात्रा में भोजन लेना है। न्यूट्रिशनस जो फूड है वो हमारा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स वगैरह भी लिए जा सकते हैं, और प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है। ऐसा करने से कुछ देर के लिए हमारी जो एनर्जी होती है वो रिवाइव हो जाती है। एनर्जी रिवाइव होने के बाद हम दोबारा से काम में लग सकते हैं, और शाम होते होते जब हमें थकान होती है तो इस थकान को हमें दूर करने के लिए केवल पानी और हवा की आवश्यकता होती है। जबकि आप देखेंगे कॉमनली लोग जो है रात को हैवी मील लेते हैं। हैवी मील जो है वो धीरे धीरे हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ डाउन करना चालू करती है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी कंज्यूम होती है। ये हमारी नेगेटिविटी के रूप में, हमारे नेगेटिव थॉट्स के रूप में हमारी ही बॉडी में से निकलती रहती है। आफ्टर देन क्या होता है, रात आ गई, रात को हम सो गए। सोने में हम लोग चार हिस्से को नींद में बांट सकते हैं। पहले हम सोते हैं, आंखें बंद करके लेटे हैं, हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं, हमें महसूस होता है कि कोई आ रहा है जा रहा है। उसी अवस्था में अगर कोई हमें आवाज देता है तो हमें सुनाई भी देता है, मन भी कहता है कि रिवर्ट दे सकता है, पर कई बार हम उस पर रिवर्ट भी नहीं देते। दूसरी अवस्था के दौरान हमें एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां पे हमारा मन जाग रहा होता है, शरीर सो चुका होता है। इसको बोलते हैं तंद्रा की अवस्था। ये सबसे अच्छी हिप्नोसिस की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था का अगर हम फायदा उठाना चाहें तो हम बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। ना केवल रोगों से निजात पा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आजकल हिप्नोसिस के विशेष वर्कशॉप्स वगैरह भी होते हैं, वो इसी अवस्था में लाकर या इसी अवस्था को समझाकर कराए जाते हैं। उसके बाद नींद की अवस्था आती है जिसमें हमें सपने आने लगते हैं। फिर सपने की अवस्था से उठकर हम गहरी नींद की अवस्था में चले जाते हैं। इस अवस्था में ही हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस पूरी होती है। जो भी हमारे शरीर के फंक्शंस हैं वो मतलब पूरे लेवल पर काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं हमारी बॉडी में रिकवरी होती जाती है। इस समय हम ये बोलते हैं कि हमें सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा मिल रही है। उसके बाद होता क्या है कि जब हमें सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है तो हम रिवाइव करते हैं,
और ये जो समय होता है ये मुश्किल से 8-10 मिनट का ही होता है। एक रात में हमें एक बार मिलता है, ज्यादा से ज्यादा आप दिन में सो के अगर गहरी नींद में जा पाते हैं तो आप इसे हद से हद 24 घंटे के दौरान 15 से 20 मिनट तक ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको यूज नहीं कर पाते। आफ्टर देन फिर हमारी नींद जो है वो सपनों की अवस्था में चली जाती है और हमें सपने आते रहते हैं। ये इसको मतलब साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है पूरा। अब हमने ये देखा कि भाई हमें जीवन जीने के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, परिश्रम और विश्राम। अगर हम इन 3 चीजों को समझ लें और अपनी बॉडी को उसके हिसाब से अलाइन कर लें तो हम ना केवल रोगों से बचे रह सकते हैं बल्कि हम इसे अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, अपने मन की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हम चीजों को समझें कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है और हमें किस चीज को कब प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने YouTube पे देखा होगा सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। तो आयुर्वेद ये कहता है कि व्यक्ति की 3 प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ। अब पानी किस व्यक्ति को पीना है, कितनी मात्रा में पीना है और किस प्रकार का पीना है और किस प्रकार से पीना है, अगर हमें ये उत्तर नहीं मालूम तो जो सुबह आप पानी पी रहे हैं वो आपके शरीर को सिवाय नुकसान पहुंचाने के कुछ नहीं करेगा। जब पानी जैसी चीज ऐसा फर्क डाल सकती है तो सोचिए हम जो परिश्रम कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उसमें कितनी कमियां हो सकती हैं। और फिर सबसे बड़ा जो चीज आती है वो आती है इम्प्योरिटी की। आज की डेट में कोई भी चीज, चाहे वो पानी है, भोजन है, कुछ भी चीज पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। तो हमें यूज तो उन्हीं का करना है, तो हम उनको उनकी मैक्सिमम एनर्जी या उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ कैसे यूज करें, वो इन 9 दिन की क्लासेस का टॉपिक रहता है। अभी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप देखेंगे और भी लोग जुड़ेंगे जिन्होंने पीछे जो हमारा लास्ट ईयर का अब तो नवरात्रे हुई थी उसमें जो लोग जुड़े थे उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस किए थे। तो वो लोग जब जुड़ेंगे तो हम उनसे भी डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने क्या बेनिफिट लिए जो चीजें मैंने बताई थी। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ भी काफी सारी चीजें शेयर करूंगा, आपकी बीमारियों पे भी बात करूंगा और आपको बॉडी के लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि आप खुद समझें कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया बॉडी के अंदर 2 तरीके की चीजें काम करती हैं, या तो बॉडी ठंडी पड़ती है या बॉडी गर्म हो जाती है। अगर हमारी बॉडी ठंडी पड़ती है तो इसको हम नॉर्मल भाषा में बीपी लो होना कह सकते हैं। अगर बॉडी गर्म होती है तो इसको हम नॉर्मल भाषा में बीपी हाई होना कह सकते हैं, जिसको हम मशीनों पे जांचते भी हैं। इसी तरीके से जो लोग थायराइड को मेन कंपोनेंट लेके चलते हैं वो कहते हैं कि बॉडी अगर ठंडी है तो हाइपोथायराइड की शिकार है और अगर गर्म है तो हाइपर थायराइड की शिकार है। तो इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए कि बॉडी किस तरीके से ठंडी हो रही है, किस तरीके से गर्म हो रही है, हमें 5 महाभूतों की आवश्यकता पड़ती है। ये एक नेचुरोपैथी का, योग का, आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझे बिना हम बॉडी को समझ नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जितने भी ये जो 5 महाभूत हैं ये एक के बाद एक एक्टिव होते हैं। तो जैसा गर्भ में जब सबसे पहले ओवम बनता है, अंडा बनता है, तो ये आकाश का रूप होता है। जब अंडे में से हाथ पैर निकलते हैं, बच्चा निकलता है, तो वो वायु से टुकड़े टुकड़े होकर यानी उसके अंग बन जाते हैं, अंग विकसित होते हैं, तब वो बनता है। अग्नि उसके शरीर का पोषण करती है, जल उसके शरीर में निष्कासन की प्रक्रिया को बढ़ाकर उसकी शुद्धि करता है और पृथ्वी तत्व उस बच्चे का स्वास्थ्य होता है। तो इस तरीके की जो वर्णन है ये हमें आयुर्वेद से प्राप्त होता है। और नॉर्मली भी अगर हम देखें तो यही सब चीजें हैं जिनको हम जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। अब यहाँ पर जब एक बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम एक मनुष्य का शरीर ले लेते हैं, हमारे शरीर में ये 5 तत्व किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आकाश तत्व जितनी भी हमारे शरीर में खाली स्थान है, चाहे वो विजिबल हैं चाहे वो अनविजिबल हैं, वो सारे के सारे आकाश तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से, जिनको हम सेल्स बोलते हैं, उनसे मिलके बना है। तो 2 सेल्स भी जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं गैप रहता है।
वो जो गैप है उसे हम इंट्रा सेलुलर स्पेस के नाम से जानते हैं। ये जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है यही आयुर्वेद में आकाश तत्व बोला गया है। अब यहाँ पे जहां कहीं भी शरीर में आकाश तत्व होता है उस तत्व में हमेशा हमें वायु मिलेगी। अब आगे चलते हैं तो सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का पार्टिकल होता है जो सेल के लिए भोजन बनाने का काम करता है। ये आगे जब हम क्लासेस करेंगे तो हमें समझ आएगा इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल की भट्टी बोला जाता है जो सेल के लिए भोजन बनाने का काम करता है। अगर भट्टी बहुत ज्यादा तेज है तो सेल की आयु कम होगी। अगर भट्टी जो है वो धीमी गति से चल रही है, धीमे धीमे चल रही है, तो सेल की आयु लंबी होगी। नॉर्मली एक सेल की जो आयु बताई गई है वो 120 वर्ष बताई 120 दिन बताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की आयु का निर्धारण जो है वो 120 वर्ष का किया गया है। अब इस सेल में जो भट्टी की कंडीशन है आयुर्वेद में उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, वात, पित्त और कफ। जब भट्टी धीमी गति से जलती है, उम्र को लंबा खींचती है, तो वो हम कहते हैं कफ प्रकृति की है। जब भट्टी तीव्र गति से चलती है तो हम उसको बोलते हैं वो पित्त प्रकृति की है। और जब भट्टी जलकर बुझ जाए और सुलगती रहे उसे हम बोलते हैं ये वात प्रकृति है। तो हमारे जो शरीर में रोग होते हैं वो इन्हीं 3 प्रवृत्तियों में हमें नजर आते हैं, वात के रूप में, पित्त के रूप में, कफ के रूप में। हालांकि इनके अपने अपने स्थान हैं। जैसे वात आंतों में रहती है, पित्त लीवर में रहता है और कफ लंग्स में रहता है। इनकी अवस्थाएं जब अपने स्थान से बदल जाती हैं, ये दूसरे के स्थान पे चले जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग को पैदा कर देते हैं। अब अगर हम सेल की कोशिका की संरचना पे ध्यान दें और भट्टी पे ध्यान दें तो हम जान सकते हैं कि जो हमारे शरीर की प्रवृत्ति है, कफ की है, पित्त की है, वात की है, हमारा शरीर उसी के अनुसार कार्य कर रहा है, उसी के अनुसार हमारे रोग पैदा हो रहे हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो भी प्रवृत्ति आपकी है, आप भट्टी को देख समझ सकते हैं, तो आप उसका विपरीत आहार लीजिए, आपका स्वास्थ्य कायम होगा। अब मान लीजिए भट्टी की प्रवृत्ति कफ की है, तो आप पित्तवर्धक या वातवर्धक भोजन खाकर कफ की प्रवृत्ति को बैलेंस कर सकते हैं। यदि आपकी प्रवृत्ति वात की है तो आप कफ वाली चीजें खाकर भट्टी की मात्रा को, अग्नि को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे रोगों से बचे रह सकते हैं। आज देखिए जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं, अधिकतर उनको घुटने की समस्याएं आ रही हैं। और मूल समस्या क्या होती है कि घुटने के अंदर हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलता है जी ऑपरेशन होगा, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वहां पर ऐसा क्या घटना घटी जिसने हड्डियों को पास पास ला दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हड्डियों के बीच में एक गद्दी रहती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो कार्टिलेज अपने आप कैसे खत्म हो रही है? वो खत्म होती है हमारे न्यूट्रिशन ना लेने से। तो यदि हम न्यूट्रिशन लें, नींद प्रॉपर लें, एक्सरसाइज करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। अब ये जो गद्दी है, जब ये गद्दी खत्म हो रही थी तो इसका मतलब ये था कि वहां के जो सेल्स थे उनकी भट्टी जो है वो तीव्र गति से जल रही थी। जब वो तीव्र गति से जल रही थी तो वो धीरे धीरे चर्बी को नष्ट करने लगी। अब जब चर्बी नष्ट हो रही है तो धीरे धीरे हड्डियां आपस में पास पास आएंगी। और अगर हम इस प्रोसेस को समझते हैं तो हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। अब जैसा कि बताया गया कि एक सेल की आयु 3 माह होती है, तो 3 माह के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में ये दिक्कत आ रही है। अब इस दिक्कत को हमें खत्म करने के लिए जब भी हम प्रयास करेंगे तो पहले 3 माह तो उसको उसी स्थिति में रोकने के लिए चाहिए। अगले 3 माह उन सेल्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये जेनेटिकली प्रोसेस होते हैं, तो इस प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमें अगले 3 महीने चाहिए और उसके बाद 3 महीने और लगेंगे। तब जाके हमारे घुटनों का उपचार होना शुरू होगा। और यदि हम इसको समझ जाए तो हम कितनी भी वर्ष से वर्ष कंडीशन को साल 1.5 साल में काफी हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे जो 9 दिन की क्लासेस रहेंगी उन्हीं में हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज का क्योंकि पहला दिन है तो मैं चाहूंगा कि आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो आप कभी भी
अपने सवाल रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण जैसा मैंने बताया कोशिका से होता है, कोशिका से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन मिलके एक फंक्शन को पूरा करते हैं और ये सारी चीज मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है। अब ये जो सारी चीज बनी, इसे हम पंच तत्वों के कॉन्सेप्ट में अगर बांटे तो जैसा मैंने बताया आकाश एक खाली स्थान है, वायु उसमें रहने वाला तत्व है जो गति प्रदान करता है, मूवमेंट देता है, मोशन देता है। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के फंक्शंस जो नर्वस फंक्शन होते हैं वो चलते रहते हैं, एक मोटर नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम, आपको कोई छूता है आपको अनुभव होता है, आप कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, आपको अनुभव होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ये सेंसरी नर्वस सिस्टम कहलाएंगे, और जो आप उस पर रिएक्ट करेंगे वो मोटर नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। इन दोनों सिस्टम्स का हमारे शरीर में स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कहीं डिले हो रहा है, अगर ये सेंसेशन हम तक देर से आ रही हैं या उनका रिवर्ट देर से आ रहा है, तो ये भी रोगों का सूचक है। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या बनती है कि हमें ये समझना है कि हमारा सेंसरी ओके है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम चीजों को ग्रैब करते हैं। तो आप देखिए, आपके ये पोर्स होते हैं, ये यहाँ पे अपने अंगूठे को इस तरीके से रब कीजिए, दोनों उंगलियों पे रब कीजिए। आपको अगर आपकी सेंसेस बराबर है तो दोनों उंगलियों पर बराबर अनुभव होगा, और जितने हल्के हाथ से आप रब करेंगे तीव्रता उतनी अधिक होनी चाहिए। भारी हाथ से रब करेंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा। तो आपने यहाँ पे रब करके देखिए, सेंसेस पूरी है। उसके बाद दूसरी उंगली पे सेंसेस देखिए, कम है ज्यादा है। तीसरी उंगली पे अनुभव कीजिए, चौथी उंगली पे अनुभव कीजिए। इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि आपकी फिंगर्स में सेंसेस पूरी हैं या नहीं, पूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम पंच तत्वों का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ये जो हमारा अंगूठा होता है इसको हम बोलते हैं अग्नि तत्व। ये हमारे शरीर की अग्नि को इंडिकेट करेगा। ये हमारी फर्स्ट फिंगर, तर्जनी फिंगर, हमारे शरीर की वायु को इंडिकेट करती है, वो वायु चाहे कहीं की भी हो। मिडल फिंगर, ये हमारे आकाश तत्व को इंडिकेट करता है। इसमें हमारी मनोस्थितियां, हमारी शारीरिक स्थितियां, मूवमेंट्स वगैरह सारी कैप्चर होती हैं, क्योंकि ये वायु को कंट्रोल करने वाली फिंगर भी कहलाएगी। वायु को कंट्रोल ये करती है, लेकिन ये आकाश की वायु को कंट्रोल करती है। आफ्टर देन ये हमारे शरीर की मूल स्थिति है। हमारे शरीर में वजन घटाना, बढ़ाना, भारीपन होना, हमारी दृढ़ता, इच्छा शक्ति, आत्मबल, ये सब इस फिंगर के द्वारा, सूर्य की फिंगर के द्वारा देखा जाता है, रिंग फिंगर। और फाइनली ये फिंगर हमारे जल तत्व को इंडिकेट करेगी। तो जब हम सेंसेशन कर रहे हैं तो जहां पर सेंसेशंस अच्छी हैं वो आपकी बॉडी के तत्व एक्टिवेटेड है, और जिन फिंगर्स में आपकी सेंसेशंस वीक हैं वो बॉडी के तत्व कमजोर है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से तत्व कमजोर है और कौन से तत्व सही प्रकार से काम कर रहे हैं। अब हम बॉडी को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक नाभि से ऊपर का हिस्सा और दूसरा नाभि से नीचे का हिस्सा। जो नाभि से ऊपर का हिस्सा है ये हाथों के द्वारा मापा जाता है, और जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वो पैरों की उंगलियों के द्वारा मापा जाएगा। यहाँ पे हमारी बॉडी जो है क्रॉस कनेक्शन बनाती है। अगर आपके लेफ्ट पैर में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके राइट शोल्डर में दिक्कत आएगी। अगर आपके राइट पैर में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके लेफ्ट शोल्डर में भी दिक्कत आएगी। यहाँ पे इसको विशेष रूप से नोट करके रखना है कि क्योंकि जब भी आप देखेंगे किसी पेशेंट को, अगर उसकी कमर में दर्द आया तो कमर का दर्द लेफ्ट साइड होगा तो शोल्डर पेन राइट साइड होगा, कमर का दर्द लेफ्ट साइड होगा तो शोल्डर पेन राइट साइड रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी की सर्वप्रथम जांच करते हैं कि बॉडी के अंदर तत्व किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब इन तत्वों को जब हम, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थितियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है तत्वों को समझना। तत्वों को समझने के लिए आपको इनको अच्छे से अध्ययन करना होगा, सीखना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसकी तुलना में आयुर्वेद का जो त्रिदोष सिद्धांत है, 3 दोष का जो सिद्धांत है जिसको हम बात पित्त कफ बोलते हैं, वो इजी है। इन 5 तत्वों को इन 3 दोषों में बांटा कैसे गया? तो सबसे पहले आकाश और वायु को आयुर्वेद के वात तत्व में रखा गया।
अग्नि और जल तत्व को आयुर्वेद के पित्त के पार्ट पे रखा गया। जल और पृथ्वी तत्व को आयुर्वेद में जल तत्व के अंतर्गत रखा गया। तो पहले हमारे पास 5 थे जो अब कन्वर्ट होके 3 में आ चुके। और जैसा मैंने बताया इनके स्थान है, तो जो स्थान इनका होता है निकलने का स्थान भी वही होता है। जैसे अगर किसी को कंजेशन की समस्या है तो वो मुख के द्वारा निकलेगी, किसी को पेट की समस्या है तो वो एनस के द्वारा, स्टूल के द्वारा निकलेगी, किसी को अगर लोअर लिम्स की कोई शिकायत है, सूजन की, जल तत्व की दिक्कत है, तो वो यूरिनेशन के थ्रू निकलेगी। तो इस प्रकार हमारे शरीर की जो गंदगी है वो मूल 4 रास्तों से निकलती है। एक नाक के द्वारा जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, दूसरा एनस के द्वारा जिसे हम स्टूल बोलते हैं, तीसरा यूरिन के द्वारा जो निकलता है वो, और चौथा पसीना यानी स्वेट। ये 4 प्रकार की जो गंदगी है वो शरीर निरंतर बनाता रहता है और बाहर फेंकता रहता है। यदि किसी वजह से ये गंदगी शरीर में रुके या प्रॉपर मात्रा में शरीर से बाहर ना निकले तो उसी प्रकार के रोगों को पैदा करती है। जैसे यदि ऑक्सीजन शरीर से कम निकले, इसके लिए एक SpO2 नामक यंत्र आता है, मार्केट में लगभग 1400 से 1800 के बीच में मिल जाता है, और डॉक्टर के पास भी होता है, आप उनसे भी ले सकते हैं, चेक करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉडी की ऑक्सीजन वैल्यू। इस फिंगर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में। अगर ये 100 दर्शा रही है तो आप स्वस्थ हैं, अगर ये 19 दिखा रही है, 99 दिखा रही है तो आप लगभग स्वस्थ हैं, लेकिन अगर ये 98 पे आ गई है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन वीक हो गया है। ऐसी अवस्था में मांसपेशियां, हड्डियां पेन करने लगती हैं, शरीर थका थका रहता है, मन उदास रहता है, काम करने की इच्छा नहीं करती, बलपूर्वक उठ के काम किए जाते हैं। मन में जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं होती, और जो व्यक्ति हमसे ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है तो हमें उसी व्यक्ति पर क्रोध आने लगता है। तो ये 98% बॉडी में जब ऑक्सीजन होगी तो इस प्रकार की कंडीशन हमारी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में मिनिमम 99 और मैक्सिमम 100 ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब अगर हमें जो है पसीना खुल के नहीं आ रहा, हमारी बॉडी में पसीना रुक रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, हमें स्किन में रैशेस हो जाएंगे, स्किन में खुजली होगी, स्किन ठंडी पड़ने लगेगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर हमें स्टूल खुल के नहीं आता तो हमारी बॉडी में तरह तरह के वॉर्म्स क्रिएट होते हैं जो हमारे लंग्स पे भी इफेक्ट डालते हैं और हमारी इंटेस्टाइनल कंडीशन को भी खराब करने लगते हैं। हमें अनडाइजेशन की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, सिर में दर्द बना रहता है, थकान बनी रहती है, सुबह नींद जल्दी नहीं उठती, पेट के बल व्यक्ति सोता है। तो ये सारे कंडीशंस दिखाई देते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, अपच की शिकायत हो जाती है, तो ये कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर यूरिन खुल के ना आए तो हमारे शरीर में हल्की फुल्की सूजन आ जाती है। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि हो सकता है शरीर में बाहर आपको सूजन दिखाई ना दे, पर इंटरनली ऑर्गन में भी सूजन आ जाती है, जिससे उसके जो फंक्शंस हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को जब हम एक जगह पे कैलकुलेट करते हैं, एक जगह देखते हैं, तो हम एक शरीर का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में कई तकनीकें बताई गई हैं, जैसे आंखों के द्वारा आप रोगों की जांच कर सकते हैं, जीभ के द्वारा रोगों की जांच कर सकते हैं, व्यक्ति से पूछकर उसके कि भाई उसको क्या क्या समस्या आ रही है, नींद टाइम से आती है नहीं आती है, मोशन आता है नहीं आती है, इस प्रकार से आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस को जानकर समझकर आप यदि अपनी डेली रूटीन में इनका प्रयोग करेंगे, जैसे अभी हम आगे चल के खाने के बारे में भी बात करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सेशन भी लूंगा, तो उसमें आपको ये बहुत सारी चीजें आपको फायदा देंगी, और आपको फायदा जो है 8-10 दिन में ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आयुर्वेद का। इसके बाद आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आता है सप्त धातु का। इस पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बीमारी से संबंधित कोई बात पूछना चाहते हैं, या आप कोई चीज नहीं जानना चाहते हैं जो शरीर से रिलेटेड हो, मेडिकली रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपका किसी का कोई सवाल है?
नमस्ते सर। नमस्ते दीपा जी। सर मुझे ना मे बी ये मौसम चेंज होने की वजह से या कुछ भी, मतलब खाने का मन तो करता है एनर्जी के लिए, बट लेथार्जी बहुत रहती है बॉडी में। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों से ज्यादा क्लोज होना पसंद नहीं होता मुझे, कि एक लिमिट तक की। तो सर क्या रीजन हो सकता है फिर इसका? देखिए, रीजन जो भी है वो है कमजोरी, थकान, जी जो आप खुद बोल रहे हैं। सबसे जी पहले सर। आपने एक काम करना है। अब यहाँ आप गलती क्या कर रहे होंगे, रात को देर से सोते होंगे और पानी कम पीते होंगे। हाँ जी सर। आप इन दोनों आदतों को सुधारिए, 4-5 दिन के अंदर चीजें बदल जाएंगी। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लीजिए। जी सर। डेली कम से कम एक लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में उसको डिवाइड करके एज अ मेडिसिन लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी बना लिया तो उसके आपने 16 डोज बना लिए या 15 जी डोज बना लिए, और हर घंटे एक एक डोज को लेते रहिए। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। खाने को खूब चबा के खाएं। 3 जी टाइम जो खाने के निर्धारित हैं, सुबह 8 से 9 बजे, 1 से 2 बजे और शाम को 5 से 6 बजे। इसी दौरान अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर लें, और दिन में 2 बार कोई भी प्रोटीन ले लें। आप प्रोटीन एक्स का प्रयोग कर सकते हैं, या जो भी आपके पास आसपास कोई अच्छा प्रोटीन मिलता हो ले लीजिए। जी खाली पेट में 1 चम्मच प्रोटीन 1 कप दूध में घोल के पीजिए। विद इन मंथ, 40 डेज के अंदर अंदर आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे, और रिजल्ट जी आपको तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन दिखाई दे जाएगा। जी सर। दोनों थैंक यू चीजें, सर। दोनों शिकायतें कनेक्टेड हैं, दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। Welcome. और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट क्लास है, कुछ नए लोग भी हैं, तो बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो एक एक का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और कोई समस्या हो तो उस बारे में भी बात कर लेते हैं। रमेश पाधी जी तो मेरे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं। रमेश पाधी जी, आपसे शुरू करें, आपका इनाम सबसे ऊपर आ रहा है। सर, मेरा नाम रमेश पारदी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी। और पिछले साल से अपन एक 1.5-2 साल से अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पिछले बार मैं आपसे जो क्लास किया था उसका 2 मतलब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, एक किडनी स्टोन और एक पाइल्स। तो जी उसके मुझे अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं, जी। और बहुत अच्छा लगा आज का भी सेशन सुन के। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू सर। दिव्या जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैं नमस्ते दिव्या। आपसे 7 साल से जुड़ी हुई हूँ, और आपकी बहुत सारी पैथीज, बहुत सारी जो थेरेपीज और आप क्लासेस लेते हैं, मैंने अटेंड की है। और मैं दिव्या जी, उन एक इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये मेरे साथ काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने अपनी बॉडी पे, अपने ऊपर काम करके बहुत मार्वलस चेंजेस, जो रिजल्ट हैं, वो लिए हैं। थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू सर। अभिजीत जी। सर मैं अभिजीत माड़ी पूना से बोल रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी सर के पास 2 महीने से सीख रहा हूँ, और काफ़ी 3 अच्छे महीने हो गए रिजल्ट। सर? हाँ 3 महीने 3 हो महीने हो गए? गए सर। हाँ जी। हाँ 3 महीने हो गए। हाँ एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ सर के पास, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट सर ने दिए हैं, और आगे भी सर से होम्योपैथी सीखना चाहता हूँ। देखेंगे जी कैसे जी। ट्राई करोगे। हाँ चलो, आप थैंक यू वैसे काम सर। क्या करते हैं आप? सर मैं वास्तु कंसल्टिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू ओके, अभिजीत जी। थैंक यू, थैंक यू। संजीव जी, संजीव चामोल या चोमन। जी, चोमल नमस्कार जी। सर। नमस्कार जी। या मैं दिल्ली से हूँ मैं। जी। और बेसिकली लाइक मेरा वैसे तो मैं जॉब में ही हूँ, सर्विस में ही, सेल्स में। और रिलेटेड टू दिस इज माय द फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू। जी तो अभी आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कुछ कंसर्न्स भी है फिजिकली भी, जैसे मेरा गॉलब्लैडर स्टोन्स है, इवन कोलेस्ट्रॉल भी है। सो आई एम ऑलरेडी 51 ईयर ओल्ड। जी। और
तो पर हाँ, जैसे सेल्स में होने के बाद ट्रैवलिंग भी रहता है मेरा, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भी उसको हम कैसे टैकल करूँ मैं अब, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एज और बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंसर्न्स, तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, जी थकावट भी रहती है। जी हमारे बीच में रमेश जी हैं जिन्होंने अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था। ये Yes. किडनी स्टोन्स पे काम कर रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट लिए भी हैं इन्होंने। नहीं, मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है। ओके, फिर आप मुझसे मिल लीजिएगा, मैं गॉल ब्लैडर स्टोन में भी रिजल्ट। इस समय Okay. मेरे पास 3 पेशेंट हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। ओके ओके। लगभग 10 mm तक के स्टोन्स जो हैं इजीली रिमूव हो जाते हैं 6 महीने के अंदर, और सर अगर 10 मेरे mm से ज्यादा है लगभग ज्यादा 18 है। mm तक के। जी 18 mm तक के, मैंने 18 mm तक काम किया हुआ है, तो 18 mm ओके का जो है उसमें 1.25 साल का समय लगता है। ओके सिर्फ मेडिसिन से ही कवर होता है, हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स चेंज करना और मेडिसिन, उनसे कवर हो जाता है। ओके ओके। थैंक यू Right. सचिन जी। थैंक निर्मल यू। जी, निर्मल गुप्ता जी। चलिए अमृत ग्रोवर जी। चंचल सिंघल जी। यस सर, जी मैं चंचल फरीदाबाद से। जी मैंने सर से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छा सिखाते हैं, और मैंने रिजल्ट भी बहुत अच्छे लिए इससे। मैम आप काम क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं? यस सर। चलिए, अब आप कब से शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू? सर अभी काम तो मैं चल रहा है, पर मैं फ्री मतलब फ्री देती हूँ अभी कंसल्टेंसी। वो तो धीरे धीरे करके ही होता है। हाँ यस सर, प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी थैंक यू चंचल जी। ओके सर। संजय जी। संजय रोहिला। ओके, रंजना कुमारी जी ये तो अभी जुड़ी हैं। अंचल आंचल छापरा जी। आंचल जी आप तो पहले भी जुड़े हुए थे ना, पहले क्लासेस ली हैं आपने? सर मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, आंचल जी से। देखिए ये ओपन सेशन होता है नवरात्रियों का जो होता है, इसमें अगर आप अपनी समस्याएं बताएंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाऊंगा। आप लोग बेहिचक मुझसे पूछ लीजिए, और मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो घरेलू होते हैं सारे और सेफ होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कुछ है तो पूछ लीजिए। हम जो क्लासेस रखेंगे उसमें आधे घंटे का सेशन नॉलेज से रिलेटेड रहेगा। जैसे कल मैं आप लोगों को शरीर की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में बताऊंगा, और आधे घंटे का जो सेशन होता है वो आपके प्रश्न उत्तर के लिए होता है। यदि आपके पास प्रश्न उत्तर नहीं है तो हम लोग क्लास खत्म करते हैं। सर जी ये कौन सा पूछिए। सब्जेक्ट है सर? जी मेरा जो सब्जेक्ट होता है ये आयुर्वेद नेचुरोपैथी सारा मिक्स रहता है। मेन ये है कि आपके शरीर में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है और शरीर कैसे रिएक्ट करता है, इस बारे में बात की जाती है। जैसे आपके शरीर में अगर कहीं पे गर्मी बढ़ जाती है तो वो एरिया एक्स्ट्रा हीट छोड़ेगा। अगर कोई एरिया आपका ठंडा पड़ गया है तो वहां से एक्स्ट्रा ठंडक निकलेगी। जैसे मान लीजिए आपके पैर ठंडे रहते हैं तो इसका मतलब आपके लंग्स वीक हैं, लंग्स में हीट जी ज्यादा सर। जनरेट हो रही है। ठीक है, हाथ अगर आपके अत्यधिक ठंडे हो रहे हैं तो आपका लीवर वीक है, एक्सेस हीट है लीवर में। तो जब हम इन छोटी छोटी बातों को जानते हैं तो इसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं घरेलू उपचार के थ्रू। सर कितने टाइम में ये आ जाएगी हमें ये तो नेचुरल है, समझ आने को हो हाँ सकता यस है सर। आपको एक ही बार में समझ आ जाए, और हो सकता है इसको समझने में एक लंबा समय भी लग जाए। जैसे मान लीजिए आपके पैर ठंडे हैं, अब आपने उनको गर्म करना है, कैसे गर्म करेंगे? आप सर पानी, वैसे तो हम तेल मालिश करके। तेल मालिश करेंगे, एक लंबा समय लगेगा। आप जी बहुत गर्म नहीं होते, तेल मालिश से लंबा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो विद इन हाफ एन आवर बॉडी गर्म हो जाती है। अगर आप गर्म पानी की बोतल पे पैर रखते हैं तो पैर पूरी तरह गर्म कभी नहीं होते, तो उसका फर्क जी बना सर। रहता है। आज आप सभी लोग जो लाइन पे हैं अपने पैरों को लगभग 15 मिनट तेज गर्म पानी में रखिएगा, मैक्सिमम तेज गर्म पानी में रखिएगा जितना आप बर्दाश्त कर सके। उसके बाद पहुंच के और तेल लगा के सोइए। कल अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।
आपको खुद ही फर्क पता चलेगा कि एक दिन आपने ये चीज करी तो क्या अच्छा लगा। ऐसे ही सर मैंने किया है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जी, जब बॉडी रिलैक्स होती है तो नींद अच्छी आएगी। यस सर। नींद अच्छी आएगी तो नेचुरल सी बात है आपका नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग एनर्जेटिक होगी, अच्छी होगी। यस सर, स्ट्रेस कम हो गया तो एनर्जेटिक हो गया। भूख खुल के लगेगी, मोशन अच्छे से क्लियर होगा, सब कुछ नेचुरल होगा। तो ये जो क्लासेस हैं ये इसी नेचुरल प्रोसेस को समझाने के लिए, बताने के लिए लगाई जाती हैं, जो मैं हर साल लगाता हूँ नवरात्रों के अंदर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं क्लासेस पे। नहीं सर, नहीं सर, जो आपका नेचुरल मेथड है जी। वो हम सीखें तो सर कितना टाइम, मतलब आप मैक्सिमम हम दूसरे को भी पढ़ा सके, समझा सके, बता सके, तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा आपसे हम ये सीखे तो? उसके लिए नेचुरोपैथी की क्लासेस होती हैं, आपको नेचुरोपैथी भी पढ़नी पड़ेगी। आयुर्वेद होता है, आपको आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ेगा। योगा होता है, योगा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं बना रखी, ये सिर्फ एक जनरल जिनके जो इश्यूज हैं उनको दूर करने के लिए सिर्फ एक मेरी तरफ से मदद होती है कि भाई आपकी बॉडी जी में सर। समस्या आ रही है, आप ऐसे कर लीजिए, आपको ऐसे मदद हो जाएगी। ओके सर। हाँ जी। बाकी थैंक आप यू सर। जैसे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो राजघाट पे नेचुरोपैथी का कोर्स होता है, आप वहां से कर सकते हैं। सर चार्जेस? चार्जेस शायद आई थिंक 2400-2500 रुपये होता होगा। 3 साल का कोर्स होता है ये। ओके सर। सर रेगुलर है या ऑनलाइन है? ये रेगुलर होता है। ओके सर। हाँ जी। छोटे छोटे कोर्स करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी कोई योगा सिखा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाइए, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। बस आप उसको सीखिए। कोई चीज समझने में दिक्कत आती है उसको डिस्कस कर लीजिए। जी सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। म्यूट वहाँ खुल नहीं रहा था इसलिए। सर अच्छा अच्छा। मेरे को एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। आ, आपकी एज कितनी है? मेरी 61। 61। आप एक काम कीजिए, हाँ जी। धनिया, धनिया होता है, जी सर। उसका रस निकाल लीजिए, लगभग आधा चम्मच। अच्छा जी। उसे आधा लीटर पानी में मिला के अच्छे से शेक कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहिए। या तो उससे आपको वॉमिट हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूरिन के माध्यम से निकलेगा तो यूरिन में जलन आ सकती है, इंडिकेशन आ सकते हैं कि यूटीआई हो गया है, पर वो यूटीआई नहीं है, वो सिर्फ गर्मी निकल रही है। गर्मी निकलने के बाद वो शांत हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जी। और जी। एक अच्छा और सरल उपाय और बताता हूँ। रात को सोते समय पेड़ों पर सरसों का तेल लगाकर सोएं। सिर्फ ठीक है। लगाना है, मसलना नहीं है। इसको 5-7 दिन लगेंगे। 5-7 दिन के अंदर आपको खुद ही ये दिखाई देगा कि एसिडिटी बॉडी से निकलने लगी है। दूसरा, रात का जो खाना है वो 6 बजे तक फिनिश कर लीजिए। रात को 9 बजे के आसपास अगर आपको भूख लगती है तो बिना मसाला लगाए पेट भर के पपीता खा लीजिए। ठीक है सर। 7-8 दिन के अंदर आपकी जो एसिडिटी की समस्या है खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप डाइजिन लेते हैं, जैसे चावल खा लिए जाते हैं, डाइजिन ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, केला ले लेते हैं, इंस्टेंट में तो ये आपको रिलीफ करेगा एसिडिटी के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बॉडी को हानि करते हैं, हार्म करते हैं। पर जो ये जो प्रोसेस बताया, क्योंकि हमने इसमें कुछ इनटेक नहीं करा, केवल सरसों का तेल लगाया है, तो यूरिनेशन ठीक है बढ़ने सर। के कारण वो अपने आप ही बैलेंस कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरी बेटी है, उसको पीसीओडी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जी, देखिए पीसीओडी क्या है? पैरासिस्टोलिक ओवरी डिसीज। ये डिसीज उन लोगों को होती है जिन लोगों का लाइफस्टाइल या डे रूटीन बैलेंस नहीं होता। ना टाइम से सोना, ना टाइम से उठना, ना प्रॉपर समय पर खाना खाना, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होना, ड्राइनेस बढ़ जाना, ये सारे लक्षण जब होते हैं तब पीसीओडी होती है। तो इसका केवल एकमात्र उपाय है, आप एलोपैथी में जाते हैं, वो आपको ऑक्सीटॉक्सिन्स के इंजेक्शन देते हैं या मेडिसिन देते हैं जिससे पीरियड्स रेगुलेट रहते हैं। ये जी उपाय जो है वो आगे चल के संतान प्राप्ति में बाधा पैदा करते हैं। इसका सर। नेचुरल उपाय सिर्फ ये है, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से खाना खाएं, नियम को जो जीवनचर्या है उसको नियमित करें, पानी खूब पिएं और न्यूट्रिशियस डाइट लें। ऐसा करने से धीरे धीरे बॉडी अपने आप को रेगुलेट करेगी। 1.5 साल के अंदर ये बैलेंस हो जाएगी। सर इसके फैट अलावा बहुत बढ़ गया, आपको मिल ले एक बारी। हाँ जी, बिल्कुल मिल लीजिए। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है सर। आपका एड्रेस वगैरह? आप कहाँ पे रहते हैं?
सर हम गाजियाबाद। गाजियाबाद रहते हैं तो फिर तो सेंट्रल दिल्ली आपको बेस्ट रहेगा। अच्छा जी। जी, मेरा एड्रेस है जी। ईस्ट मोतीबाग, सराय रोहिला, नियरेस्ट मेट्रो मोती नगर, मोतीबाग, सराय रोहिला। सराय रोहिला। हाँ जी, जी, आगे। आप पूरा एड्रेस लिख लीजिए। 114 यस सर। स्ट्रीट नंबर 7, स्ट्रीट नंबर 7। ईस्ट मोतीबाग, अच्छा जी, ईस्ट सराय मोतीबाग। रोहिला, जी ठीक है, दिल्ली ये 7। पूरा एड्रेस है। जी, दिल्ली दिल्ली 7। जी। ठीक है। ठीक और है सर। जो नियरेस्ट मेट्रो है वो शास्त्री नगर है। ठीक है सर। सर हाँ क्योंकि उसको प्रॉब्लम ज्यादा है, जी, फैट बहुत ज्यादा और मुंह पे दाने वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसके। पीसीओडी में ये तो समस्या आती है। हाँ जी तो जी। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, खाने पीने के लिए तैयार है, तो मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। निर्मल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। जी, सर पहले माइक है ना खुला नहीं था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी। सर मेरी एक तो हथेलियों में और एक जो कोहनी की हड्डी है ना, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। जी, इसको हम बेसिकली टेनिस एल्बो की कैटेगरी में रखते हैं। आपका अगर कोहनी अच्छा कमजोर हो रहा है, यहाँ पे कार्टिलेज वीक हो गया है, अच्छा। आपने क्या करना है, एक वाथर तेल ले लीजिए, कोई भी, किसी भी कंपनी का। जैसे महानारायण तेल आते हैं, हाँ जी वाथर तेल आते हैं, इस तरीके का कोई भी तेल ले लीजिए। 100 हाँ ग्राम। जी। अच्छा जी 300 ग्राम इसमें कैस्टर ऑयल मिला लीजिए, अरंडी का तेल। ये केमिस्ट से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। और 600 ग्राम इसमें तिल का तेल मिला लीजिए। ठीक है ठीक है। और इसको जो है किसी बॉटल में भरकर, प्लास्टिक की हाँ बॉटल भी जी चलेगी, व्हाइट कलर की हो, जो हाँ मोटा जी प्लास्टिक होता है वो होना चाहिए। हाँ जी। कम से कम 3 दिन की धूप दिखा लीजिए। अच्छा जी हाँ जी। और उसके बाद इसको आपने यूज करना है रात को सोते समय। यहां से लेके यहां तक तेल को मलना है इस तरीके से, रोटेशन में 100 टाइम्स ऊपर, 100 टाइम्स नीचे। कोनी पे मलना नहीं है, कोनी पे सिर्फ लेप करना है इस तरीके से, ये बस हो गया। और उसके बाद सूती कपड़ा लपेटिए और सो जाइए। ठीक है सर। ठीक है। और जब भी आप जगे हुए हो, आपको ध्यान आए, यहाँ पे हाथ रखिए, जिस साइड आपको हाँ एल्बो में दिक्कत है, यहाँ पे उसको प्रेस कीजिए, ये ऐसे ऐसे। इससे आपका ठीक है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बाजू में जाएगा और ब्लड धीरे धीरे वहां पे टेनिस एल्बो को कवर करेगा। ये तो आपकी टेनिस एल्बो के लिए हो गया। और दूसरा आपने बताया हथेलियां बहुत ज्यादा गर्म रहती हैं। हथेली का एक कोना जो अंगूठे से मतलब इधर की तरफ, छोटी उंगली की तरफ जो हिस्सा है ये मेरा। ये वाला, नहीं सर बिल्कुल नीचे, नीचे नीचे यहाँ नीचे यहाँ ये पे, वाला। नहीं यही सर पे। ये जो हड्डी है अच्छा, ये ऊपर जो थोड़ा, हड्डी है, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ नहीं सर नहीं नहीं सर वहीं पे जहां आपने पहले हाथ लगाया था, हथेली पे थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, हाँ ये वाला हिस्सा, ये ये वाला वाला सर। हिस्सा। ओके, हाँ जी इसको हम बोलते हैं, ये लीवर का हिस्सा होता है। आपके लीवर में थोड़ा सा इशू आया हुआ है, तो आपको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होगी, गैस की या मोशन आने की। हाँ जी वो तो है। गैस कैसी आती है आपको? डकारें बहुत ज्यादा आती हैं, मॉर्निंग में आती हैं, शाम को आती हैं, किस समय ज्यादा आती है? सर मुझे डकार भी कम आती है और हवा भी पास कम होती है, लेकिन मेरा कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है। ओके, आप एक काम कीजिए, हाँ जी मार्केट में नित्यम टैबलेट मिलती है, डाबर कंपनी की, हाँ जी डाबर की या बैद्यनाथ की आती है समथिंग। आप वो नित्यम टैबलेट ले लीजिए, उसके 4 हिस्से कर लीजिए एक गोली के। अच्छा जी। और दिन में एक एक टुकड़ा, दिन में 4 बार ले लीजिए। पानी के साथ? हाँ जी, पानी आपने मैक्सिमम लेना है 1 गिलास। अच्छा जी दिन में। ठीक है। और अगर आपने खाना खाया हुआ है, तो खाना खाने के हम्म 1 घंटे बाद टुकड़ा लेना है दवाई का। और दवाई लेने के बाद आधे घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना पीना, सिवाय सिवाय दवाई के साथ आपने वही 1 गिलास पानी पीना है। उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना पीना। खाने के 1 घंटे बाद? हाँ जी, अगर खाना ठीक खा है रखा है, खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन खाना खा लिया है तो ठीक आधे घंटे बाद लेना है। ठीक है सर। हाँ, चाय नाश्ता कुछ ले रहे हैं तो भी 1 घंटे बाद लेना है। ठीक है, आप ये कीजिए। अच्छा सर। जी, और 7वें दिन क्लास में बता दीजिएगा। 7वें दिन आपकी ये दवाई बंद हो जाएगी। 7वें दिन में आपको काफी आराम आ जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन आपको तेल पीना पड़ेगा, बादाम रोगन, दूध में डाल के, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
चंचल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, जो अभी मेरे ना हाथ की हड्डी टूट गई थी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, मूवमेंट नहीं है, मतलब स्ट्रेट ही रहती है, उंगलियां मुड़ नहीं रही। तो सर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी कुछ है? जी, आप नॉर्मल तिल का तेल ले लीजिए, जी। ठीक है, और उंगलियों पे ये जो जगह होती है यहाँ पे तेल मालिश कीजिए ये, जी सर। और यहाँ पे इसको इस तरीके से तेल लगा के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे मसाज कीजिए ये जी सर। 100 टाइम्स, दिन में 3 बार। जी सर। शोल्डर भी फ्रोजन हो गया था, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कोई नस दबी हुई है। आप इसको करना चालू कीजिए, फर्क आएगा। और इसके अलावा ना, जैसे गर्दन पे हाथ ऐसे रख के इसको ऐसे से घुमाया कीजिए ये। जी सर। और ज्यादा अच्छा समझने के लिए कि आपका जैसे प्लास्टर बंधा था आपको या नहीं बंधा था, हड्डी का फ्रैक्चर हाँ रिकवर सर, हुआ है? सर 2 महीने रहा। 2 महीने रहा, तो वो कई बार क्या होता है, जैसे वो बन जाता है ना जब प्लास्टर, तो कई बार मूवमेंट खत्म हो जाती है। हाँ ये सर। तो वहां आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे से ऐसे थपथपाते हुए ऊपर को आइए ये। जी सर। दिन में जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है, वो ब्लड सर्कुलेशन खुलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। सर मेरे पास मानरायण तेल भी है, उसकी करूँ या तिल की ही करनी है? तिल की। ओके सर। महानारायण तेल जो है वो वात को नष्ट करता है। आपके यहाँ पे वात नहीं है, मूवमेंट बंद है। जी सर। ठीक है, हमें यही सारी चीजें समझनी होती है कि हमें वात के टाइम पे क्या चीज इस्तेमाल करनी है, पित्त के टाइम पे क्या करनी है, कफ में क्या करना है। तो यहाँ पे आपकी मूवमेंट बंद है, तो वात नारायण तेल कुछ नहीं करेगा। तो सर मूवमेंट बंद कब होती है सर? वात की दिक्कत होती है तब? होती तो वही है, लेकिन वो एक्सेसिव हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है, हड्डियां ज्यादा। ठंडी पड़ जाती हैं। तो आपको नॉर्मली पहले उसको गर्म करना है, फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन चलाना है। गर्म तेल जी लगाएंगे, सर। इंस्टेंट में आराम आएगा। अगर आपने कोई ज्यादा तेज जोर दिया, कुछ दिया, तो कोई ना कोई, कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं। वो फिर परमानेंट कोई ना कोई जी कभी सर। दिक्कत कुछ ना कुछ बनी रहेगी। तो इसलिए उसको नीचे से ऊपर को एक्टिवेट किया जाएगा। जी सर। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप तेज गर्म पानी कीजिए। जैसे पैरों की सिकाई बताई थी, ऐसे ही उस हाथ की सिकाई कर लीजिए। हाथ सिर्फ यहाँ तक पानी में डुबोया सर बस जाएगा। शोल्डर की भी है सर, सिर्फ आगे पंजे की करूंगी फिर सर वो में तो? देखिए, यहाँ आपने पानी, गर्म पानी में डाला, तेज गर्म में। अब यस सर। यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे खून गर्म होगा, और गर्म खून ऊपर की ओर चलने लगेगा। जी। आप यहाँ पे मसाज भी दे रहे हैं ऊपर की ओर, यस थपथपा सर। भी रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाके आपको रिलीफ करेगा। जी सर। थैंक यू सर। चलिए, किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का टाइम हो गया। हम लोग कल मिलते हैं फिर 7 बजे। सर एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे फीमेल्स में जैसे हिप एरिया जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें बेसिकली क्या, मतलब जैसे एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन फिर भी रहती है एक दिक्कत। देखिए, हमारे बॉडी में कुल लगभग 12 ऑर्गन बताए गए हैं जो मेन ऑर्गन होते हैं। 5 ऑर्गन एक्टिव होते हैं और 5 ऑर्गन, सॉरी 6 ऑर्गन एक्टिव होते हैं और 6 ऑर्गन जो है वो इनएक्टिव होते हैं। जब इनएक्टिव ऑर्गन में सूजन आ जाती है, इस तरीके की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्वीजिंग मैक्सिमम करनी है। जंपिंग हो गई, स्क्वीजिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, ये काम आप करेंगे, हिप एरिया अपने आप कंट्रोल हो जाता है। सेम समस्या दिव्या जी के साथ भी थी, इन्होंने भी यही सब किया था। आज की डेट में इनकी कमर काफी पतली है। ठीक है, और बाकी आप उनसे कोई एक्सपीरियंस लेना चाहें तो उनका नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए क्या डायरेक्ट। चलिए, और किसी का कोई सवाल? ओके, आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, कल 7 बजे मिलेंगे। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर। वेलकम।